हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये एक कुंडली है और इस कुंडली के अंदर अब हम जो अपना पास्ट बर्थ या D60 के ऊपर जो हम अभी तक चर्चा करते आ रहे थे उसके आधार पे इस कुंडली के अंदर भी एक बार चर्चा करेंगे। ये किसी नोन पर्सन की कुंडली है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि किसी जातिका ने ये कुंडली को भेजा और उन्होंने बोला कि उनकी जिंदगी के अंदर भी इस बात को समझाएं। इसके पहले तक मैंने जितने भी चार्ट्स लिए थे वो प्रोमिनेंट पर्सन्स थे, क्योंकि आप उन लोगों को जानते थे और इसलिए वहां पे वो कनेक्ट हो रहे थे। यहाँ पे अब रियल जो लोग हैं उनके साथ हम कनेक्ट करके देख रहे हैं कि चीजें हमें कैसे दिखाई देती हैं। तो इस कुंडली को अगर हम देखें, ये कुंडली 5 नंबर से शुरू हो रही थी, एसेंडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। वहां पे हमें नक्षत्र जो मिला है वो मिला है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र के स्वामी होते हैं केतु, तो ये हो गए हमारे लिए केतु, और ये केतु शनि के साथ मौजूद है। हमारे को अप्लाई जो करना है वो D60 का चार्ट अप्लाई करना है। ठीक है, हम पहले किन प्लैनेट्स को ध्यान रखेंगे। एक, लग्नेश, यानी कि जो लगन के अंदर आने वाला नक्षत्र है उसका स्वामी। दूसरा, उसके साथ अगर कोई प्लैनेट बैठा है या फिर कोई प्लैनेट अगर लगन के ऊपर बैठा है तो उसको भी एक इंपॉर्टेंस हम देंगे। अब हम देखेंगे स्ट्रेंथ किस प्लेनेट के पास सबसे ज्यादा है। जैसे कि इस कुंडली के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा बलवान ग्रह अगर कोई नजर आता है तो वो है सूर्य, और उसके बाद मंगल नजर आता है। ये 2-3 चीजें आपको नोट करनी है। इसको नोट करने के बाद अब हम चलेंगे अपने डिविजनल चार्ट 60 के ऊपर। तो D60 के चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो राशि का नंबर लिखा हुआ है वो है 4 नंबर। अगर यहाँ पे ये 4 नंबर लिखा है तो आपके इस कुंडली के हिसाब से तो ये 12th हाउस का फैक्टर बनता है। और अगर 12th हाउस का फैक्टर बनता है तो 2 चीजें हो सकती हैं। अच्छा रिजल्ट करेगा तो पराविज्ञान या बाहर के थॉट प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा गुड रिजल्ट्स करेगा। बुरा रिजल्ट करेगा तो उस कंडीशन में जो 12th हाउस में एक्सपेंडिचर और खर्चे हैं उनको लेकर थोड़ा सा परेशान कर सकता है। 2 चीजें जुड़ती हैं 12th हाउस से, इसीलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो जो 4 नंबर लिखा है इस कुंडली में वो ओरिजिनली इस कुंडली में 12th हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है। इस कारण से या तो मानसिक परेशानी देने वाली सिचुएशन ये बना रहा है या तो बेवजह के खर्चों को बना रहा है। इसका दूसरा पॉजिटिव साइड ये हो सकता है, बाहर हटके या विदेश या फिर आउटर वर्ल्ड्स की जो चीजें एक्सप्लोर करने वाले काम होते हैं वैसे वाली चीज में ये कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखा सकता है। अब हम चलते हैं कि दशा कहाँ पे थी, यानी कि इनकी दशा कहाँ से स्टार्ट हुई थी। दशा जो दिख रही है वो हमें दिख रही है शुक्र से, तो हम शुक्र को प्राइम इंपॉर्टेंस देते हैं और इसको अपना लगन बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे भी हम देखें तो कुछ यही परिस्थिति हमें नजर आती है। यहाँ पे दोनों ही परिस्थितियों में हम देखें तो जो एसेंडेंट है वो कनेक्ट कहाँ पर हो रहा है, 8th हाउस में। जैसे मैंने अब्दुल कलाम आजाद जी की कुंडली समझाई थी उस समय भी मैंने कहा था कि देखिए एसेंडेंट जो है वो 8th हाउस में कनेक्ट हुआ है। वो तो एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट बन गए थे। यहाँ पे अभी ये जातिका जो है वो साइंटिस्ट अभी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चार्ट का फॉर्मेशन भी कुछ वैसे ही जीवन को दिखा रहा है जो कि एक साइंटिस्ट के लाइफ में होता है। ठीक है, अब इसमें समझने का प्रयास करते हैं। शुक्र की महादशा में हमने क्योंकि शुरुआत देखी तो शुक्र को हमने लेके लगन बना दिया। एसेंडेंट जहां पे लिखा 8th हाउस वहां पे उसको जुपिटर का साथ हासिल था। जुपिटर का साथ पिछले जन्म में अगर हासिल था और वो गुरु वहां पे उच्च का था, तो वहां से वो गुरु इस जन्म में, यानी कि ये ग्रह क्योंकि यहाँ पे उच्च का है, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में समझाया था मंगल जब उच्च हो रहा था तो बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट हो रहे थे, वैसे ही शनि उच्च हो रहा था तो मैंने कहा था पहले सेल्फिश और बाद में ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। उसी हिसाब से कहीं ना कहीं गुरु यहाँ पे उच्च है तो इंसान जो है अपने विजडम के अंदर बहुत ही हायर नॉलेज या कुछ ना कुछ एक अच्छा विजडम साथ में लेके चल रहा था। यहाँ पे दूसरा ग्रह जो उच्च है वो देखें, वो उच्च है आपका चंद्रमा। चंद्रमा अगर उच्च है इसका मतलब कि इंसान जो है वो काफी इमोशनल पॉइंट्स के साथ चल रहे थे इस जन्म में आने के बाद, क्योंकि ये ग्रह हमें यहाँ पे उच्च के दिखते हैं। इनको नोट करने का प्रयास करते हैं। चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं
12th हाउस से कनेक्ट हुआ है, जो थोड़ा सा मन को परेशान रखने का काम करेगा। साथ ही साथ चंद्रमा के साथ ही राहु की मौजूदगी है, वो भी मन में कहीं ना कहीं बड़े बड़े ख्याल भी देगा, क्योंकि राहु का काम है किसी भी चीज़ को एक्सपैंड करा देने का, इमेजिनेशंस को भी बना देने का। तो आपके अंदर एक काफ़ी अच्छी कला होगी कि आप बहुत हाई लेवल पे चीज़ों को क्रिएटिविटी के तौर पे कर सकते हो, क्योंकि आपका चंद्रमा जो है वो आपके राहु के साथ कनेक्ट है। ये एक प्लस पॉइंट के तौर पे देखें तो आपके मन में कई सारे ख्याल आ सकते हैं। आप उसको अगर कागजों के ऊपर लिखना या उतारना चाहो तो आप बहुत अच्छे राइटिंग स्किल्स के साथ डेवलप कर जाओगे। इसका नेगेटिव साइड ये होता है क्योंकि 12th हाउस हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक्चुअल में वो 12th हाउस नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम उसको वीनस से 12th में देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा मानसिक परेशानियों को भी बढ़ा सकता है। फिर गुरु को देखें, गुरु जो है वो शनि की राशि में मौजूद है और बुध के साथ है। तो गुरु क्योंकि शनि की राशि में मौजूद है, इसका मतलब है कि हार्ड एफर्ट्स को करके आप कहीं ना कहीं अपने आप के इस विजडम को और ज़्यादा डेवलप करते हो, क्योंकि जिस राशि में वो बैठे हैं वो शनि की राशि है, वो हार्ड एफर्ट्स मांगती है। तो आप अपने इस विजडम को अपने हार्ड एफर्ट्स के द्वारा रीराइज करते हो। एक चीज़ और है इस कुंडली में, वो है कि बुध और शनि में परिवर्तन भी है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 11 नंबर में गुरु और शनि एक साथ भी मौजूद होंगे। ठीक है, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस वे में कहा जा सकता है कि कर्म का स्वामी शनि और ज्ञान का जो स्वामी गुरु है ये आपस में कनेक्ट है, जो कि किसी भी तरीके के जो ट्रेनर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। विजडम का होना साथ साथ कर्म का होना। तो अपने कर्म के ज्ञान को आप या अपनी विजडम को आप किसी के दूसरे को उसके कर्म में लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट होता है। ये चीज़ों को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप होती हुई नजर आती हैं। अब दूसरी एक चीज़ जो नोट करनी है कि असेंडेंट जो है वो 8th हाउस से कनेक्ट हुआ है, तो ये साइंटिस्ट तो नहीं है इस समय, ठीक है, लेकिन क्योंकि असेंडेंट 8th हाउस से कनेक्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसे जीवन को फिर दर्शाएगा जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल नहीं पा रहे, या आप ऐसा महसूस कर सकते हो कि जैसे ज़िंदगी जो है वो कुछ हद तक कैद हो रही है। कारण क्या? क्योंकि ये पूरे का पूरा जो है ये 8th हाउस है, और 8th हाउस अपने आप में जो है वो हिडन हाउसेस में से एक होता है। इस कारण से 8वें घर की जो कैपेसिटीज हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। अब इसके अंदर इस एसेंडेंट के ऊपर एस्पेक्ट जिन प्लैनेट्स की है उनको देखते हैं, और फिर उन प्लैनेट्स को हम आपके पास्ट बर्थ के अंदर भी कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। एक तो इसके ऊपर एस्पेक्ट आ रही है आपके गुरु की, एक आ रही है बुध की, राहु की भी आएगी, साथ ही साथ शनि जो है उसकी और मंगल की एस्पेक्ट है। इसका मतलब है कि ये जो एसेंडेंट है इसके ऊपर एक ग्रह, दो, तीन ग्रह, चार और ऑलमोस्ट पांच ग्रहों की सीधी सीधी दृष्टि जो है वो किसके ऊपर है? आपके एसेंडेंट के ऊपर है। ठीक है, एसेंडेंट के ऊपर है, लेकिन जो एसेंडेंट का मिड पॉइंट लॉर्ड है वो है केतु, और केतु के ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको किन किन ग्रहों की दृष्टि मिलेगी? एक तो शनि का साथ है, राशि परिवर्तन कर देंगे तो यहाँ पे बुध का साथ आएगा। दूसरी तरफ पे देखें, राहु तो हमेशा दिखेगा ही, तो उसको गिनने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा की दृष्टि है और साथ साथ कहीं ना कहीं गुरु की भी एक दृष्टि मौजूद है। तो इस समय आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको 3 प्लैनेट्स इम्पैक्ट कर रहे हैं। 3 प्लैनेट, इन 3 प्लैनेट्स के अंदर शनि जो है वो बिल्कुल साथ में बैठ के कर रहा है। शनि क्योंकि एग्जैक्टली साथ में बैठ के कर रहा है तो इसका रोल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब शनि को यहाँ से समझने का देखते हैं। अगर हम एक्चुअल कुंडली फिर से बना दें, एसेंडेंट से बना रहे हैं हम, ठीक है, तो इस एसेंडेंट के हिसाब से शनि को इस जन्म के अंदर जो 2 रोल्स दिखाई देते हैं, एक तो वो 6th हाउस का लॉर्ड बन के आया और दूसरा वो 7th हाउस का लॉर्ड बन के आया है। 6th और 7th हाउस का लॉर्ड होकर इसका यहाँ से कनेक्ट होना कहीं ना कहीं आपको एक तो सर्विस का थॉट देगा 6th हाउस, और दूसरा थॉट जो वो देगा वो कुछ हद तक बिजनेस का थॉट भी देगा। ठीक है,
क्यों? क्योंकि ये इन दोनों घरों का स्वामित्व अपने साथ रखे हुए है इस जन्म में। जबकि पूर्व जन्म के हिसाब से अगर हम इसको देखने का प्रयास करें तो उस कंडीशन में ये किन दो घरों के स्वामित्व को अपने साथ लेके चलते हुए दिख रहे थे। एक था 7th हाउस और एक था 8th हाउस। तो कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियस माइंड को, जो ये शनि अगर पास्ट बर्थ के पॉइंट से भी देखने का प्रयास करें तो आपको एक रिसर्च या 8th हाउस का फैक्टर फोर्स कर ही रहा था। ये चीज हम यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड के साथ देख सकते हैं। लेकिन शनि अपने आप में एक तो संघर्ष का ग्रह है, इसलिए भी संघर्ष बढ़ा। दूसरी बात ये हुई है कि शुक्र से अगर आप देखो जहां से दशा शुरू हुई है वहां से जो सबकॉन्शियस माइंड है उसने छठा भाव पकड़ा है जो कि संघर्ष का है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपके अंदर एक संघर्ष करने की कैपेसिटी भी है। शनि उस संघर्ष की कैपेसिटी को और ज्यादा रिफाइन कर रहा है। अब इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर जहां से हम देख रहे हैं, क्योंकि दशा जो है ना उसको अप्लाई करना आज भी एक चुनौतियां रहा है कि किसी के साथ भी जब हम कोई ग्रह की दशा को लगाते हैं और उससे रिजल्ट प्रिडिक्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमें चुनौतियां कई बार देखने को मिलती हैं कि वो दशाएं वो रिजल्ट नहीं दे पा रही होती। इसमें अगर हम देखें तो आपके ऊपर अभी राहु की महादशा चल रही है। ठीक है, राहु की महादशा ऑलमोस्ट आपके ऊपर 2023 नवंबर तक चलने वाली है। राहु इस पोजीशन में हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 12th हाउस से कनेक्ट दिख रहा है शुक्र से, क्योंकि यहां से दशा शुरू हुई थी, मैंने इसलिए इसको लेके चल रहा हूं। तो यहां से देख रहे हैं तो ये राहु की दशा जो है ये तकरीबन 2005 से कहीं ना कहीं आपको परेशानी देती हुई दिख रही है मानसिक तौर पर। जब ये दशा खत्म होती है, इसी दशा सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर हम चल रहे हैं तो ये दशा जब खत्म होती है तो आएगी गुरु की दशा। उस कंडीशन में ये जो पास्ट बर्थ चार्ट में हम गुरु को उच्च का देख रहे थे, ये आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन बिल्कुल देगा जहां से कि आपको राइज होता हुआ दिखाई देगा। इस पॉइंट पे अगर हम चार्ट को देख रहे हैं तो ये जुपिटर कहीं ना कहीं आपको धन लाभ दिखा रहा है इस पॉइंट से। जबकि एसेंडेंट से अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो 7th में बैठा है, तो किसी तरीके का बिजनेस व्यापार करते हुए भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है। अब चीज ये कि अगर हम साइंटिस्ट नहीं बने हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग आएंगे जिनका एसेंडेंट किसी भी भाव से कनेक्ट होगा, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर हमने देखा था कि जो उच्च का ग्रह था वो खुद एसेंडेंट को इम्पैक्ट कर रहा था। यहाँ पे कोई भी उच्च का ग्रह इम्पैक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे 3 ग्रह इम्पैक्ट कर रहे हैं, बल्कि 4-5 ग्रह एक साथ इम्पैक्ट कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कंफ्यूजन्स कई बार होते हैं। एक डायरेक्शन को चुन के अपन आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी किसी और डायरेक्शन को खींच के आगे बढ़ना चाहती है। इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है वो फैक्टर आ रहा है जुपिटर का, क्योंकि जुपिटर जो है ना सिर्फ कि केतु को और साथ साथ वो देख रहा था आपके असेंडेंट को। दूसरा अगर कोई ग्रह था तो वो था शनि, क्योंकि वो साथ में बैठा था और उसका एक थर्ड एस्पेक्ट आपके असेंडेंट को देख रहा था। मंगल जो है वो सिर्फ असेंडेंट को देख रहा है, बुध जो है वो सिर्फ असेंडेंट को देख रहा है, वो इस मिड पॉइंट लॉर्ड को नहीं देख रहा। तो कहीं ना कहीं शनि हार्ड वर्क, हार्ड एफर्ट्स, बिजनेस, ये वाली चीजें पहले आके लेके चल रही हैं। जब आपके ऊपर गुरु की दशा आएगी तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आप अपने खुद के एक बिजनेस के अंदर अच्छा राइज करते हुए दिखाई दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जो ये चार्ट का फॉर्मेशन है इसके हिसाब से कुछ ना कुछ आप एजुकेशन से जुड़े हुए कामों को भी करते हुए मुझे ऊपर से दिखाई देते हो। अगर अपन डिविजनल चार्ट्स के अंदर किस्मत और साथ साथ में प्रोफेशन की तरफ भी जाने की कोशिश करें तो पहले किस्मत के चार्ट को चलते हैं, वो नॉर्मल नवमांश जो आपको बन के मिलता है। यहाँ पर भी हम जो दशा है वो शुक्र से है तो हम शुक्र को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। जब हम शुक्र को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं तो ये असेंडेंट 12th हाउस से कनेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं किस्मत हमेशा चुनौतियां दे रही है या बाहर भेजने का काम कर रही है, अन्यथा परेशान तो कर ही रही है। ये किस्मत वाले पॉइंट पे देखें जहां से दशा शुरू हुई उसको अगर हमने कनेक्ट किया तो वो 12th हाउस में आया। इसी तरीके से अगर हम प्रोफेशन के चार्ट पे D10 पे जाएंगे तो वहां पे क्या नजर आता है, यहाँ पे भी अगर मैंने शुक्र को प्रोमिनेंस किया है ना, क्योंकि दशा यहीं से शुरू हुई थी, अगर मैंने हर चार्ट को यहाँ से लगाना शुरू किया तो ये भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है कहाँ पर, आपके 8th हाउस में।
तो प्रोफेशन के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आप किसी चीज़ों को पढ़ते हो, उनको खोजते हो और वो खोज करके फिर किसी और को ज्ञान के रूप में देते हो। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि शनि जो है उसका एस्पेक्ट अभी भी इसके ऊपर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं अपने हार्ड एफर्ट्स के द्वारा आप कुछ ऐसे काम के साथ जुड़े हुए रहोगे जहाँ आप चीज़ों को कुछ खोजोगे, एक्सप्लोर थोड़ा सा करोगे और फिर आगे बढ़ के अपने कामों को कर जाओगे। तो यहाँ से दो अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। आठवां घर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ऑक्कल्ट साइंसेस है, या तो उसमें या फिर आप किसी भी चीज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके अपने रिसर्च को करते चले और जो बिजनेस के लिए आपकी एक लाइन बन सकती है, यानी कि एजुकेशन के अंदर जो कोचिंग्स होती हैं वैसे में आप धीरे धीरे करके अपने आप को उसमें भी राइज कर सकते हो, क्योंकि आप किसी एक डेप्थ तक एक नॉलेज को अपने विजडम से खोज कर दूसरों से ज़्यादा बेहतर तरीके से दूसरों को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें इस चार्ट के अंदर फॉर्म होती हुई दिखाई देती है। मेरा मेन मकसद जो इस चार्ट को लेने का था वो ये कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जब एक लगन कुंडली को उस दशा से, जहां से हमें दशा मिली उस ग्रह से देखेंगे तो वो किसी भी भाव में आ सकती है, लेकिन हर कोई एग्जैक्टली सेम एक ही लाइन पे चले ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी का जो असेंडेंट है, जो उसका सबकॉन्शियस माइंड है, उसको कौन सा प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है और कब वो इसको इम्पैक्ट कर रहा है ये भी देखना जरूरी होगा। इतने सारे ग्रह हैं कि सबके सब एक जैसे रिजल्ट्स नहीं करते। इस कारण से आपको चार्ट्स के अंदर सेम हाउस में सिचुएशन दिखाई देती भी है, तो भी जो सोचने का ढंग है जो वहां तक इंसान को लेके जा रहा है उस पर्टिकुलर प्लेनेट के ऊपर, यानी कि आपके जो लगन है उसके नक्षत्र स्वामी के ऊपर जो प्रभाव है वही आपके इस जन्म के सोचने का ढंग है। जैसे जैसे उस पर प्रभाव बदलते जाएंगे वैसे वैसे आप अपनी दशा और दिशा की तरफ आगे बढ़ते हो। यही कारण था कि मैंने लास्ट उसमें जब एक वीडियो दिया था कि हाँ, जो अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है वो उसमें कहीं पे भी जो मिड पॉइंट लॉर्ड था जुपिटर, वो किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं था, तो वो अपने राशियों को पकड़ के चल रहा था। यहाँ पर केतु की कोई राशि होती नहीं, वो या तो फिर 3 नंबर की राशि को पकड़ के चले या तो फिर जिनके साथ बैठा है जैसे कि शनि उनको लेके चले, अन्यथा जिनसे दृष्ट है उनको लेकर चले। तो इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड्स जो है वो काम करते हुए लोगों को आगे बढ़ाते हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पे होती हुई दिख रही है। इसी को मैं एक शब्द में और समझा सकता था, वो ये कि शनि जो है वो जिम्मेदारी वाला ग्रह है और कहीं ना कहीं केतु आपकी सबकॉन्शियस माइंड है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को आपको कोई ना कोई जिम्मेदारी जो है वो निभाते हुए आप चलोगे और इस कारण से कुछ समय तक आप परेशान रहते हुए भी चलोगे। हाउस क्योंकि ये 6th हाउस है, संघर्ष का है, तो आप अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए चलोगे, संघर्ष करते हुए चलोगे और मेरे हिसाब से जब ये गुरु की दशा पड़ेगी तो आप अपनी जिंदगी में एक अच्छा राइज करते हुए भी देखेंगे। गुरु की दशा जो हम देख रहे हैं वो हम 2023 से एक अनुमानित कर रहे हैं। आप इसमें अपने एज को कैलकुलेट कीजिएगा कि वो फैक्टर कहाँ पर आता है, क्योंकि देखिए सबकॉन्शियस माइंड जो था वो केतु के साथ कनेक्ट था, तो 48-49 इस एज के आसपास जाकर जो चीज है उसको वो बना के पूरा देता है कि नहीं देता, इस बात को आप ऑब्जर्व करके फिर मुझे एक बार जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।